हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नाजरीन, इस हफ्ते बहुत से अहम फैसले होने हैं वज़ीर आज़म और नेशनल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह के दरमियान। तो आइए पूछते हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब से कि निगरान हुकूमत की तरफ से क्या क्या फैसले होने जा रहे हैं। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ये इंटरव्यू देने का। ये बताइए कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कल आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात है, तो कुछ ना कुछ नाम तो सामने आएंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गौर फिक्र की है कि जी क्या नाम आप सामने लेके आएंगे? देखिए, अभी कुछ काफ़ी वक्त पड़ा है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत एक महीना पड़ा है? नहीं, एक महीना नहीं है, ज़रा सा ज़्यादा है, तकरीबन पौने 2 महीने, पौने 2 महीने पड़े हैं। 1.5 महीना पड़ा है, ये समझ लें। और इतना पहले अगर फैसला कर लेंगे तो मेरी नज़र में बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। अभी मेरी अपोजिशन के जो अलाइज पार्टीज हैं हमारी, उनके साथ भी बातचीत नहीं हुई है, उनको इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। तो इंशाल्लाह कल 1-2 पार्टियों के साथ मेरी मीटिंग होगी और कल सुबह 9 बजे मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। और देखना ये है कि उनके जहन में क्या है, उनके पास नाम है या नहीं है मेरी तरह, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं है। आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में ये है कि मैं सारी पार्टियों से मिलके उनके नाम लेके फिर पार्टी के अंदर अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग करके हम 3 नाम फाइनल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ तो आपकी मीटिंग्स पहले भी हुई हैं, वज़ीर आज़म के साथ भी पहले हुई हैं, तो किसी ना किसी कंसेंसस पे तो आप लोग पहुंचे होंगे या कम से कम मुशावरत तो शुरू हो गई होगी कई नामों के ऊपर। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम आ रहा है, इशरत हुसैन साहब का नाम आ रहा है। मैं मीडिया की गलत फहमी दूर कर रहा हूँ कि ये जितने नाम आ रहे हैं इस वक्त कोई भी नाम हमारी डिस्कशन में नहीं है। ना तसद्दुक हुसैन जिलानी का, ना इशरत हुसैन का, कोई नाम नहीं है, नहीं डिस्कशन में। ये मीडिया से मैंने भी सुना है, इस वक्त कोई ऐसा नाम नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया बड़ा जिम्मेदार किरदार है उनका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो इस किस्म के बैठ के नाम देना शुरू करेंगे तो उनकी अपनी जो पोजीशन है वो ऑकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वक्त कोई ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, नाम आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ। आपने आज एक बयान दिया, आपने कहा कि नवाज शरीफ को इक्तिदार बातचीत के जरिए मिला, तो किसके साथ बातचीत के जरिए उनको इक्तिदार मिला? देखें, हमने पहले दिन कहा था, लीडरशिप ने भी कहा था कि हम जमहूरियत के हामी हैं और जमहूरियत चाहते हैं, पार्लियामेंट चाहते हैं। हम इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट तस्लीम करते हैं क्योंकि ये आरओ इलेक्शन है और फिर काफ़ी जगहों पे साबित भी हुआ। हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ओपन करवाई, एक चौधरी एतजाज़ की और एक चौधरी मंजूर की, जहाँ से पिछले के और कागज़ के टुकड़े मिले और कोई चीज़ नहीं मिली। तो हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था। उस वक्त भी यही चीज़ थी कि नज़र ये आ रहा था कि इमरान खान को आगे किया जा रहा है। फिर अचानक पंतरा बदला और फिर नवाज शरीफ साहब आगे आ गए। कौन आगे? क्योंकि नवाज शरीफ को मैं आप बता रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको अपील करेगी। नवाज शरीफ साहब को यह भी यकीन नहीं था कि मैं इतनी सीटें लूँगा, इसलिए जब हम अपने टिकट्स देते हैं तो उसमें स्पेशल सीट्स के नाम देते हैं और स्पेशल सीट के नाम उस वक्त इतने देते हैं कि हम अगर हमारे हिस्से में 18 सीटें आती हैं तो हम 25 के नाम देते हैं कि 7 ऊपर हो, शायद हमें अल्लाह करे मिल जाए। मियाँ नवाज शरीफ को भी इतनी उम्मीद थी कि उसको 18 की जगह उसने 23 नाम दे दिए कि हमारी शायद नंबर बढ़ जाए। हुआ ये कि मियाँ नवाज शरीफ के 33 हो गए, 10 नवाज शरीफ को ज्यादा नाम देने पड़े। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ की अपनी पोजीशन, अपनी सोच के मुताबिक क्या थी, और उसके बाद फिर नए 10 नाम उसको देने पड़े। तो बात तो वाज़ेह है। नहीं, मगर मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, जब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार बातचीत के जरिए मिला,
तो एक किससे बातचीत थी, दूसरा आपने एक और बयान दिया, आपने कहा इदारों ने पुराने खेल में हिस्सा डाला तो मुल्क से वफा नहीं होगी। किन इदारों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने ये नहीं कहा है, हो सकता है कि आपने समझा नहीं, ये लिखा हुआ आया, लिखा है। ठीक, अच्छा वो आप वजाहत कर दें। मैंने ये जरूर कहा है कि देखें, इस मुल्क में अदारों का बहुत बड़ा रोल होता है और उस अदारों का एक रोल ऐसा है कि जो रियासत के लिए बेहतर हो। अगर अदारे अपना रोल छोड़ के कोई और रोल अदा करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, या वो अदलिया हो, या वो मुकन्ना हो, तो वो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अदारों को, ये मैं हमेशा कहता हूँ, आज नहीं कहा है मैंने, हमेशा कहता हूँ कि अदारों को अपने ही डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। और इदारों के अंदर आप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामान और जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, अब इलेक्शन कमीशन बिकॉज ऑफ इलेक्शन वो है। अब ये अदारे आपस में अगर उलझ पड़ेंगे, अगर ये आप इलेक्शन कमीशन में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगी, वो कहना शुरू कर देगी ये इधर है, ये इधर है, ये ऐसे करो, इसको इधर लगाओ, इसको ऐसे करो, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत के वसीले अपना रोल उनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की, तो फिर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन जो पार्लियामेंट है उससे के जो रूल्स रेगुलेशन है उससे हट के जो उसने बनाए, इलेक्शन लॉज बनाए हैं, या इलेक्शन एक्ट बने हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन के अपने एक्ट हैं, उनसे हट के जब फैसले करेगी तो ये सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वक्त ऐसा हो रहा है? देखिए, इस वक्त तो एक आपको डर क्या है? मुझे इस वक्त तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो डिलिमिटेशंस हुई है उसमें मुझे बड़ी रिजर्वेशंस है। सबको है? सबको है, बिल्कुल। इसलिए कि हमारे पास लॉ है और लॉ रूल्स के ऊपर डोमिनेट करता है। जब लॉ और रूल्स का आपस में क्लेश आ जाए तो लॉ की, कानून की बालादस्ती होती है। ठीक है। अब इन लोगों ने जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है जी, उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंसेस के अंदर, यूनिट्स के अंदर इक्वल बेसिस पे करनी है। ठीक है। कि किसी की अगर 7,80,000 पे सीट आती है तो दूसरा 10% नीचे ऊपर इतनी आती है। अब हुआ ये है कि इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पे कर दी है, प्रोविंस से हटके। खदशा क्या है कि ये मामला कोर्ट में चला जाएगा? 99% कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तो नेचुरली सुनेगी। फिर क्या होगा? और जब कोर्ट सुनेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस बन जाएंगी और उसमें कोर्ट को सुनना पड़ेगा और फिर हर पिटीशन को सुनना पड़ेगा। अगर 100 पिटीशन ही अपीलों में चली गई तो कोर्ट को तो 100 पिटीशन को सुनना है। तो मैं कहता हूं उधर जाने से पहले अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात को समझ ले कि भाई इसको इक्वल बेस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। एक चीज मैं आपको एक बात जरा चाहती हूँ कि क्लैरिफाई हो जाए। जब आप कहते हैं कि ये सारे मामला कोर्ट के अंदर चले जाएंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस बन जाएंगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और ये केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे? देखें, ये शकूक और शुबात तभी उठ रहे हैं ना, आपके जहन में भी ये बात तब आ रही है ना। नहीं, मगर आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आपने बहुत सियासत देखी है, आप तो सूंघ लेते हैं शरारत। कहाँ से आ रही शरारत? नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं आपकी तारीफ ये कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझती हैं तब मुझसे सवाल कर रही है। सवाल का जवाब ये है कि नेचुरली जब पिटिशंस चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फेंक नहीं देगी कि नहीं जाओ, रिजेक्टेड। वो बहुत बड़ा अदारा है, वो तो सुनेगा, ग्रीवेंसेस सुनेगा। समझ गई। जब सुनेगा तो दोनों पार्टियां बैठ के मिलेंगी। तो आजकल तो कोई ऐसा केस नहीं है जो 1 महीने से पहले खत्म हो। एक केस दिन में 10 केसेस भी उठा लो तो 1 महीने में 10 केसेस होंगे, तो 100 केसेस होंगे, 70 हो तो कितने महीने में खत्म करेंगे? तो उससे बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपना काम अपने 2017 के एक्ट के मुताबिक प्रोविंशियल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट करनी चाहिए। आपका खदशा क्या है? सिर्फ ये बताइएगा कि आपका खदशा क्या है। इलेक्शंस होंगे या ना होंगे? इलेक्शन होने चाहिए। होंगे? आपका खदशा क्या है? होंगे,
होंगे। चौधरी शुजात साहब का आपको पता है उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि 2008 के जो इंतखाबात थे वो भी फिक्स्ड थे और उस वक्त अमेरिका चाहता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जीते। फिर उन्होंने ये भी मेरे ही इंटरव्यू में कहा कि 2013 के इलेक्शन भी फिक्स थे और वो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी साहब ने फिक्स किए थे। देखें 2013 वाला जो रिजल्ट है वो अगर आप देखेंगे तो कोई शक को शुबात जन्म लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। तो मियां साहब को खुद पता नहीं था कि मैं इतनी सीटें लूंगा। 2008 पे आए। 2008 में अगर फिक्स होते तो पीपल्स पार्टी 126 सीटें नहीं, 126 क्यों, मेरे ख्याल 104 सीटें 104 सीटें नहीं लेती। पीपल्स पार्टी फिर एक मार्जिन सीट पे आ जाती। पीपल्स पार्टी ने एक कोलिशन गवर्नमेंट में चली गई तो 33% भी नहीं थी। मगर मीडिया ने आपको इस तरह कोट किया और कहा है कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ नहीं हुए। मैंने तो ऐसा भी नहीं कहा है, मैंने ये जरूर कहा है। अब क्या कहते हैं? ये न मैंने कहा है न मैं अभी भी कहता हूँ साफ शफाफ हुए हैं नहीं हुए। कौन से इंतखाबात साफ शफाफ थे? अगर साफ शफाफ पंछी जो है ये हमेशा उड़ते हैं नहीं, बात तो नहीं है। बैठेंगे कहाँ ये जहां मैं कह दूंगा वो बैठ जाएंगे। आप कहेंगे या कोई और कहेगा? मैं हर फिलहाल अपने लिए कह रहा हूँ। मुझे आप ये क्लियर करेंगे बात। नहीं मैं इसलिए क्लैरिटी मांग रही हूँ क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सराइकी प्रोविंस की बात की, अब इन्होंने आपका स्लोगन हाईजैक कर लिया। पीपल्स पार्टी ने प्रैक्टिकली सराइकी की बात की थी और प्रैक्टिकली हम आगे बढ़े थे, मगर ये माजी का हिस्सा हो गया। अब मैं आप आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये जो ताहिर इकबाल चौधरी साहब हैं विहाड़ी से, ये कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की है सीट एडजस्टमेंट की, खुसरो बख्तियार की भी बात होती रही है पीटीआई से, ये सबको मालूम है। तो फिर आपके साथ मुशावरत कब करेंगे? आपके साथ उनका कोई अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी अगर वो पीटीआई के साथ कर रहे हैं? देखें ये सियासत है, ये उनकी मर्जी है कि वो पीटीआई से करे, जमात इस्लामी से करे, जेयूआई से करे, एमएमए से करे, किससे भी करे। आपके साथ कर रहे हैं? हमारे साथ अभी तक तो किसी ने नहीं की है। जो करेंगे तो हम बात करेंगे। तो फिर मैं आपसे ये फिर से पूछती हूँ कि उन्होंने हाईजैक कर लिया आपका स्लोगन, फिर आप पंजाब के अंदर नया क्या लेके आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्लोगन होगा पंजाब के लिए? देखें ये हमारा पुराना स्लोगन है और कमिटमेंट है जिस कमिटमेंट को 2008 में हमने पूरी करने की कोशिश की। ये फिर आपका भी स्लोगन रहेगा और उनका भी स्लोगन रहेगा। अब देखना ये है कि कौन किस स्लोगन के साथ सिंसियर है। अच्छा, आया ये स्लोगन सिर्फ नून से भागने के लिए है, पार्टी छोड़ने के लिए? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो यही है कि उनको पार्टी छोड़नी थी, कोई बड़ा स्लोगन चाहिए था उससे हटने के लिए। सिर्फ पार्टी छोड़नी थी या आप समझते हैं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो अगली हुकूमत आएगी ना उसके अंदर बेशुमार इंडिपेंडेंट्स आएंगे। इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जी हम आज़ाद उम्मीदवार की तरह नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो संजरानी फॉर्मूला हुआ है सेनेट के अंदर, बहुत से लोग कहते हैं कि जी वजीर आजम का भी वही होगा, इसलिए चूंकि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही इमरान खान के साथ, ना ही जरदारी साहब की बन रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन के अंदर तो फिर तो इंडिपेंडेंस ले जाएंगे। नेचुरली लोग आपस में लड़ते रहेंगे। सियासतदानों को सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सही कहती है, आप बिल्कुल सही कहती है। जहां पॉलिटिकल पार्टीज को संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप क्यों कहते हैं कि मैं सही कहती हूँ? आफ्टर ऑल आप किसी इंफॉर्मेशन के बाइस पे कह रहे हैं ना? नहीं, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के बाइस कहता हूँ। जो आप कहती है पब्लिक कहती है बाहर भी, और आप भी कह रही है, तो मैं आपके कहने पे ये बात कहता हूँ कि यू आर राइट। जरदारी साहब क्या कहते हैं? मैंने इस सिलसिले में कोई इससे बात नहीं की है। मगर पीपल्स पार्टी के अंदर सोच क्या है इस वक्त? पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसी कोई सोच नहीं है कि किसी भी पार्टी को तोड़ के वो खुद अपने आप में शामिल करें। हमारा जो मैनिफेस्टो आ रहा है, हमने जो मैनिफेस्टो देना है, क्योंकि हमारी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा मैनिफेस्टो पे अपना स्लोगन दे के आगे बढ़ी है। अब जो हम अपना मैनिफेस्टो दे के, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो चले, पार्लियामेंट चले। इस बात पे
आप हमसे डिनाई नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सबसे ज्यादा नुकसान दिया है, मगर पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर इस पे वापस आए, जो जोड़ तोड़ हो रही है सियासत के अंदर, हंग पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि पीटीआई ने सेनेटर मांडवीवाला को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का वोट किस बुनियाद पर दिया? क्या आपके दरमियान कोई बातचीत तय हुई थी, कोई कंडीशंस थी? उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली सियासत के अंदर आप लोगों की कुछ बातचीत हो। देखिए मुन्ने साहब, मैंने तो बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा उस कैबिनेट में, हम भी थे उस पार्लियामेंट के अंदर, लड़ते भी देखा है और 17 सीटें भी देखी अपनी। एक तरफ एक लोग जाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग जाते हैं। मैंने जूते खाते तो हुए पहली दफा हुआ है ना इमरान खान साहब। नहीं, बिलाशक इमरान खान हो। एमएमए में बनाई गई थी जिसने 53 सीटें ली थी। अब फिर से बन रही है एमएमए? हाँ, उस वक्त क्योंकि पीटीआई नहीं थी तो एमएमए ने 53 सीटें ली। इसका मतलब है कि एमएमए की जगह पीटीआई ने ले ली। आईजीआई भी बनाई गई थी, तो फिर पीटीआई भी बनाई गई थी। आईजीआई भी बनाई गई थी और पीटीआई वाले तो आपके सामने है जो उनका अभी रोल है। क्या रोल? अभी वो कल पहले ये कहते थे कि हम कोई ऐसा बंदा नहीं लेंगे, उन्होंने लिए, मगर ऐसे ऐसे बंदे लिए जो खुद उसकी पार्टी में परेशानी है। ठीक, वो तो हर पार्टी में था, मगर मेरा फिर से आपसे ये सवाल है कि सेनेटर मांडवीवाला को कौन सी कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट डाला, आप बताना चाहेंगे? देखें, जब एक हमारी पोजीशन ये थी कि हमारा सेनेटर हो सकता था, चेयरमैन हो सकता था, हम अपना चेयरमैन ला रहे थे मांडवीवाला को। फिर क्या हुआ? उसके बरक्स पीटीआई ने इस बात पे दबाव डाला कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, बीच का कोई बंदा है, और बलूचिस्तान का स्लोगन लगा दिया कि हम उसको वोट देंगे, बलूचिस्तान से लाए। फिर बलूचिस्तान का बंदा आ गया, वो लोग जिनको वो वोट देना चाहते थे। हमने कहा कि फिर डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी लेगी, तो नेचुरली उनको इस बात को मानना पड़ा कि एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि पीटीआई का तो कोई नहीं आ रहा था ना, क्योंकि पीटीआई ने तो लीडर ऑफ अपोजिशन में अपनी स्ट्रेंथ भी शो कर दी। लीडर ऑफ अपोजिशन में उनकी स्ट्रेंथ भी आ गई, 19 मेंबर टोटल उनके शाह पास। साहब, बात ये है कि बलूचिस्तान के अंदर संजरानी जो है वो आपका बंदा कहलाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलानी साहब से मुंसलिक रहे हैं माजी में। दूसरी तरफ ये आम बात होती है, मैं नहीं कह रही, बलूचिस्तान में सब जानते हैं और कहते हैं कि जरदारी साहब ने पैसे लगाए थे। मुझे कम से कम इस चीज का पता नहीं है, पैसे लगाने, और मैं नहीं समझता, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं लगे। मुझे ये बताइए, जब जरदारी साहब कहते हैं कि जो मर्जी हुकूमत आए, हुकूमत मैं बनाऊंगा और स्टीयरिंग व्हील पे मैं हूँगा। फरतुल्लाह बाबर साहब आप ही के सेनेटर रह चुके हैं, बहुत अहम लीडर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो एक ऐसी गाड़ी की तरह है कि वजीर आजम स्टीयरिंग व्हील पे तो बैठा हुआ है, मगर पीछे कुछ इनविजिबल लोग बैठे हुए हैं और असल गाड़ी वो ही चला रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जो लापता अफराद हैं वो इस बात पे बावर हमें करते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट, रियासत के अंदर रियासत है। तो सर, क्या जरदारी साहब स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के गाड़ी चलाएंगे या पीछे कोई और होगा? देखें, फरतुल्लाह बाबर के पास ऐसा मौजूदा है कि इनविजिबल लोग उसको नजर आते हैं। नहीं है, होंगे, इस मुल्क में रहे हैं, और ये बदकिस्मती है कि हम ये डिस्कशन बैठे। बिलावल भुट्टो साहब नहीं बनते तो कोई मुतबादिल है उनका? पीपल्स पार्टी में मैं समझता हूँ वही है, क्यों नहीं बनते? अगर होंगे तो बनेंगे। अगर वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी बना रही है तो बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है। 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी क्यासराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारा गुफ्तगू भी इसके ऊपर हुई, और ये लोगों का मानना है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट 18वीं तरमीम से नाराज है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, चूंकि 18वीं तरमीम तो आप लोग लेके आए थे? देखिए, 18वीं तरमीम मुत्तफिका तरमीम है, उसको कोई हटा नहीं सकता। हाँ, कानून को खत्म किया, आइन को खत्म किया जाता है, एक और बात है, और मार्शल लॉ आ जाए, ठीक है। कोई नहीं हटा सकता।
मगर उसके अंदर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि हम जुडिशल मार्शल लॉ में यकीन नहीं करते, मगर अब वो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी जुडिशल एक्टिविज्म उन्होंने दिखाई है। थरपारकर के ऊपर भी उन्होंने नोटिस लिया, वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, पानी के निज़ाम के ऊपर भी उन्होंने नोटिस लिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब बहुत बरहम हुए। तो एक तरफ से नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान और जरदारी की ज़ुबान बोल रहा है, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब चीफ जस्टिस की जुडिशल एक्टिविज्म से ज़्यादा खुश नहीं है। देखें, मैं बार 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 ये बात कहता हूँ, माजरत के साथ अदालत को अपना काम भी करना चाहिए ना। चीफ जस्टिस साहब अपने सिविल कोर्टों में जाएं, देखें कितने सालों से लोग बैठे हुए हैं, उनके केसेस नहीं होते। गवर्नर्स तो कोर्टों में भी होनी चाहिए ना। 12 लाख केसेस सुन रहे हैं, हजारों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट में है, 2-3 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पड़े हैं, 20 लाख कोर्ट्स में पड़े हुए हैं इस वक्त जिनकी कोई सुनवाई 12 लाख सुन रहे हैं, 20 लाख तो जी। कम से कम उधर भी जाना चाहिए ना। पानी का तो मसला है, उधर भी जाए। वो जजेस को अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको बैठना चाहिए, केसेस को रिजॉल्व करना चाहिए। मगर वो ये कहते हैं कि जी आर्टिकल 184 और आर्टिकल 199 के तौर पे हमारा ये हक है कि जो बुनियादी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं शहरियों के, वो हम उनको हम सही मायने में यकीन। मैं बड़ी एहतराम से बड़ी इज्जत करता हूँ साकिब निसार साहब की, चीफ जस्टिस साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा अच्छा ताल्लुक है बड़ा। मगर देखें, उनका हक है, मगर जो उनका और सबसे बड़ा हक है वो जिस अदारे के हेड है उसको देखना भी है। तो सबसे पहले उसको देखें और फिर दूसरी अदालत कहती है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी, मगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि रिटायर्ड जज को फिर एक्सटेंशन इस किस्म की दे के जज नहीं बनाए, कोई और ओहदा दे के बैठा के चीफ मिनिस्टर के पावर दे दो और वो चलता फिरे। गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कि तुम लोग ना लो, तुम काम नहीं कर सकते। भाई अगर ना हाल है तो कोर्ट के अंदर बुलाओ, जजेस बुलाए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये ठीक करो। ये कौन सा है कि एक रिटायर्ड जज को वो प्रोटोकॉल, वो अथॉरिटीज के सारे सेक्रेटरी सुबह से रात तक वहां बैठे। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं सिंध में बात कर रहा हूँ। हमारे वो भी भाई हैं, मेरे दोस्त है हानी साहब। इस तरीके से अदारे मुल्क चलता है, रियासतें चलती हैं। तो गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट पैदा हो गई है, चल रही है। सिंध के अंदर है, पंजाब में भी मैंने सुना है कि हो रही है। ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। तो फिर जो मियाँ साहब कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि जजेस को अपना काम करना चाहिए, उनका क्या काम है हेल्थ और पानी के अंदर, तो फिर वो सही कहते हैं। देखिए, मियाँ साहब जो बात करते हैं, मैं उसके आर्टिकल 199 की जो बात करते हैं वो उनका राइट है, करना चाहिए, मगर कोर्ट के अंदर बैठ के, मगर अच्छा, कोर्ट से बाहर जाए, कहीं विजिट कर। बिलावल साहब भी कोर्ट के बाहर ही बात करते हैं वैसे। नहीं, कोर्ट अगर चीफ जस्टिस को कहीं किसी वक्त जाना है तो जाके छापा मार सकते हैं, जा सकते हैं, मगर इस तरीके से चीफ जस्टिस तो ऐसी पोजीशन है जहां बैठ जाएं, वो मुंह से बात निकालें, वो हिल जाएं। आजकल पता नहीं क्या हो गया है हम सबको कि हम रियासत के अंदर रियासत बनाते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट बनती जा रही है। इससे किसी को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। क्या होगा? न सियासतदानों को मिलेगा, इससे क्या होगा? इससे नुकसान ही होगा। एक सेक्रेटरी है या 2 सेक्रेटरी है, अपने चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट की बात सुनेगा या चीफ जस्टिस की बात सुनेगा, या जो चीफ जस्टिस ने बंदा रखा हुआ उसकी बात सुनेगा। तो 2 सेंटर्स ऑफ पावर क्रिएट हो जाएंगे, उसका नुकसान क्या है? मगर खुर्शीद शाह साहब, 2 सेंटर ऑफ द पावर जब होंगे तो फैसला से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, सियासतदान बोल रहा हूँ, जो हकीकत है। बड़े लोग कम है जो ये बातें कहें, मजबूरन कहना पड़ती है, तकलीफ हो रही है, कहना पड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर एक बिल प्रपोज किया था जहां कहा गया था कि एहतसाब होना चाहिए जजेस का भी, जनरलों का भी। फिर फरतुल्लाह बाबर साहब जो थे वो, उन्होंने कोई अटेंड नहीं की मीटिंग और उन्होंने ये बिल फॉरवर्ड किया था और वो बिल फिर वापस ले लिया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया। आपने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसकी बात की थी, इधर तक आ गए, फिर वापस क्यों लिया आपने? हमने ये बिल जब लाए थे तो हमने
मियां नवाज शरीफ को आपको याद होगा, थोड़ी सी आपकी याददाश्त को दोहराने की ज़रूरत है। हमने कोशिश की, कुछ जजेस के फैसले थे, जजेस अपॉइंटमेंट का था, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट का भी एक इशू था, वो भी हम बनाएंगे अलग कोर्ट, और उसके सुप्रीम कोर्ट का जज अलग होगा, जजेस की अपॉइंटमेंट का भी था, मगर वो चौधरी इफ्तिखार के दबाव पे नवाज शरीफ ने वो उसको विथड्रॉ किया। अच्छा, ठीक, ये रिकॉर्ड की बात है। जजेस के इजाफे की बात की हमने, जजेस बढ़ाए, 27 जज हमने किए। नहीं, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला पहले दिन से है। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने आज से पहले प्रोग्राम में भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी कमेटी बने जो करप्शन को और जो मिसमैनेजमेंट है उनको देखे, और वो कमेटी, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं 30 साल से पार्लियामेंट में हूँ, वो इतनी स्ट्रांग कमेटी होगी जिसके मुकाबले में FIA कुछ नहीं होगी और नैब कुछ नहीं नैब कुछ नहीं। इमरान खान साहब ने आज ही बयान दिया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक इश्क सा हो गया है और ऐसे बात करते हैं जिस तरह जनरल बाजवा से उनको इश्क है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी इदारे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक गेम खेल रहे हैं दोनों भाई। आपको क्या लगता है? तो खान साहब क्या खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? खान साहब क्या खेल रहे हैं? उनका तो कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है तो उसकी सियासत आजकल क्या हो रही है? क्या हो रही है? कभी किसी को लेते हैं, कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। ये आजकल तो यही चल रहा है। तो कंफ्यूज्ड है खान साहब? कंफ्यूज्ड है खान साहब, परेशान भी है। या किसी की गेम खेल रहे हैं? किसी की गेम खेलते हैं नहीं खेलते हैं वो तो आगे चल के पता पड़ेगा, मैं क्यों इसे इल्जाम, मगर वो खुद कंफ्यूज्ड है। एक स्टेटमेंट देते हैं फिर उसको अवॉइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज की बात करें, चूंकि अब बड़ा जोर पकड़ रहा है, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, पारा चिनार के अंदर, मुमंद के अंदर उन्होंने उन पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज के ऊपर के खिलाफ रैलियां निकाली। फिर दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि देखें ये लोग नौजवान लोग हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, कम से कम आप उनको समझने की कोशिश करें, उनसे इंगेज करें। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ उनके खिलाफ एहतजाज करती है, दूसरी तरफ उनके चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं कि उनको समझने की कोशिश करें। तो अभाम नहीं है आपके? अभाम नहीं है, कुछ जज्बाती लोग होते हैं, लीडरशिप उनको गाइडलाइन देती है। अगर जज्बात में भरकर निकल आता है तो लीडरशिप का काम है कि उनको गाइडलाइन दे कि आप समझें, बात करें और सीधे से रास्ते पे ले आए। लीडरशिप की गाइडलाइन क्या है इस हवाले से? लीडरशिप की गाइडलाइन ये है कि विद इन स्टेट हमें ज़ात को सामने रखते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें एक मुहब्बे वतन, मुल्क की रियासत का एक शख्सियत के हैसियत से आगे बढ़ना चाहिए, हमें पाकिस्तानी की हैसियत से आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम वी आर ऑल पाकिस्तानीज। बट वो तो कह रहे हैं पाकिस्तानी, मगर वो कहते हैं कि कम से कम जो हमारे लापता अफराद हैं उनको वापस करें, चीजें पोस्ट हम हटाएं। शुरू से कहते आए, अदलिया में कहा, हमारे वकीलों ने कहा कि जी इस जो लापता लोग हैं इनका कुछ फैसला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो ये हमने कमेटियाँ बनाई और स्टैंडिंग कमेटियाँ बनी जिसका रज़ा रब्बानी चेयरमैन भी था, मगर जब इस किस्म की बातें होती हैं तो ये हालात आएंगे। अगर अब भी हम नहीं संभले तो लोग फिरकों में तब्दील हो जाएंगे और ज़ात और पात में तब्दील हो जाए। पहले ही हम इसमें डैमेज हुए, ज़ियाउल हक ने हमें नुकसान दिया है जी। जो भुट्टो साहब ने नेशनल सोच दी थी वो ज़ियाउल हक ने बरादरियों की सोच में हमें बिठा दिया। मगर शाह साहब, इसके अंदर आपकी पार्टी के लोगों ने जो जुलूस निकाले हैं उसके अंदर इनको मंजूर पश्तीन को रॉ एजेंट कहा गया और भी बहुत कुछ कहा गया। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको कैसे देखती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एकदम, उसकी लीडरशिप ने इसका नोटिस लिया बतौर आपके, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है क्योंकि मैं नहीं देखा, मैं क्यों कहूँ, मगर नोटिस लिया, उनको कहा कि नहीं ये नहीं करो, बातचीत करो। नकीबुल्लाह महसूद की वजह से ये सारे मामलात जो हैं ये सामने आए। मावरा अदालत कत्ल की बात हुई, इनकाउंटर्स की बात हुई। कराची के अंदर पिछले साल 480 इनकाउंटर हुए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका जायजा लिया है कि क्यों सिंध के अंदर इतने इनकाउंटर होते हैं और मावरा अदालत कत्ल की बात होती है, क्योंकि इससे भी तो लोग नाराज होते हैं या ग्रीवेंसेस बढ़ते हैं।
देखें, क्योंकि सिंध में मारवाड़ अदालत कहें या इनकाउंटर, रियल इनकाउंटर कहें, वो भी हुए क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी की लहर बड़ी आई, मुकाबले वहाँ रियल भी हुई और इनकाउंटर भी हुए होंगे। जितनी टारगेट किलिंग वहाँ थी, नेचुरली टारगेट किलिंग जो करने आएगा, सामने पुलिस वाला होगा तो मुकाबला तो करेगा ना, उसको रोकने की कोशिश तो करेगा। अब उसको आप इनकाउंटर कहें या उसका मुकाबला कहें। मगर आप मावरा अदालत कत्ल की मुजम्मत कम से कम करते जी बिल्कुल। राव अनवार साहब को जी इतनी देर तक कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था? इस्लामाबाद के अंदर वो थे। इस्लामाबाद में सिंध गवर्नमेंट तो नहीं है। आपकी राय तो होगी इस पे, कोई मालूमात तो होगी? नहीं, मुझे मालूमात नहीं है मुझसे। आखिर में शाह साहब ये बताइए कि बात होती है दाइश की, आईसिस की, आप समझते हैं कि सिंध के अंदर आईसिस के मुनज़्ज़म ठिकाने हैं? मुनज़्ज़म नहीं है मगर हैं ज़रूर, उनको देखना चाहिए, उस पर नज़र रहनी चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है, काफ़ी लोगों को पकड़ा है और एक बहुत लंबा खेल होने जा रहा था। अच्छा। और सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी ही मेहनत से काफ़ी चीज़ों को रोकने में कामयाब हुई है। ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जमातुल दावा की जितनी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थरपाकर में, मिट्टी में, इन इलाकों के अंदर उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। और आपको पता है कि FATF के तहत हमें खदशा है कि हम ग्रे लिस्ट पे डाल दिए जाए। नहीं जी, कोई इजाज़त नहीं है उनको, कोई इजाज़त नहीं। कोई इजाज़त नहीं। खुर्शीद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े तल्ख सवालात थे, आपने बड़े तहम्मुल से और बड़ी एक